माँ ने जब अपना इरादा बताया तो मैं भड़क उठी। माँ, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों खुद भी तमाशा बनोगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? इसमें तमाशे वाली कौन सी बात है? माँ ने कहा। क्या मैं कोई गलत या कोई गैर कानूनी काम कर रही हूँ? वो तो ठीक है, इनमें से कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा समाज क्या सोचेगा? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? खानदान वाले क्या कहेंगे? किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है, माँ ने कहा, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं है। तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद ये लोग हमारा ख्याल नहीं रखते थे, ना ही उन्होंने मेरी और तुम्हारी परवरिश की है, इसलिए ये कुछ नहीं बोल सकते। इनको बोलना भी नहीं चाहिए। बात ये थी कि माँ ने अपनी शादी का इरादा बताया था। मेरे पापा की मौत को 4 साल हो चुके थे। ये दिन हमने किस तरह गुजारे थे ये हम ही जानते हैं। शुक्र है छोटा सही लेकिन मकान अपना था, वरना हम दर दर की ठोकरें खाते रहते और कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल की थी, जबकि माँ की ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 36 की होगी। उनकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि माँ बहुत खूबसूरत और चंचल किस्म की औरत थी। हम दोनों जब साथ निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते थे। मैंने ऐसी सदाबहार किस्म की औरतें कम ही देखी होंगी। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी, जबकि मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी। उन्हीं के कंपनी में कोई इंसान था, उसने माँ को शादी की ऑफर कर दी थी और माँ भी इस शादी के लिए सीरियस हो गई थी। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन फिर वही समाज, सोसाइटी, मैंने एक बार फिर माँ को समझाया, देखो माँ, बात यह है कि जब तुम शादी करोगी तो सब यही कहेंगे कि जवान लड़की घर में बैठी है और माँ को शादी की सोच रही है। बेटा, मैं ये शादी अपने शौक के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। माँ ने कहा, पहली बात तो यह है कि घर में मर्द का होना बहुत ज़रूरी होता है। 1000 तरह की मुश्किल कम हो जाती है। लोग उस घर की तरफ गंदी निगाहें से देखते हैं। मेरा मतलब है मर्द घर का रक्षक होता है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी शादी के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, इसलिए संजय ने कहा है कि सारी जिम्मेदारी खुद उसकी होगी। उसकी कंपनी में अच्छी सैलरी है, उसके अलावा उसे कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। सब मिला जुला कर तुम्हें इज्जत के साथ विदा कर सकेंगे। और जहाँ तक परिवार वालों का संबंध है तो वो उनकी बात ही बेकार है। मैं समझ गई कि माँ ने ये इरादा पक्का कर लिया है और मेरे समझाने पर भी कुछ नहीं होगा। अब मैं उन पर ज़्यादा जोर भी नहीं डाल सकती थी। वो माँ थी मेरी, इसके अलावा वो समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। उन्होंने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा। फिर मैंने इतना ज़रूर कहा, माँ चलो ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि इस मकान को किराए पर दे दो, हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, यह हो सकता है। माँ ने मेरी बात में सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, माँ सिर्फ एक बार मैं उस इंसान से ज़रूर मिलना चाहूँगी जो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा है। माँ कहने लगी, सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में भी तुम उसकी उसी तरह इज्जत करोगी जिस तरह अपने पापा की करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। उसे मालूम है तुम मेरी जवान बेटी हो, इसके बावजूद वो मुझसे शादी करके तुम्हें सहारा देने को तैयार है। फिर एक दिन संजय हमारे घर आया। माँ ने उसे चाय पर इनवाइट किया था। उसे देखकर मैं दंग रह गई। वो एक जवान आदमी था और अच्छा खासा हैंडसम था, यानी वो ऐसा आदमी था जिसके लिए कोई भी कुंवारी लड़की का रिश्ता आ सकता था। लेकिन वो माँ से शादी करना चाह रहा था, जो एक विधवा थी और जिसकी बेटी 16-17 साल की हो चुकी थी। ये बात बहुत हैरत की थी। मेरे अंदाजे से वो माँ से कम 6-7 साल छोटा होगा। माँ उसके आगे पीछे बिछी जा रही थी। वैसे भी वो एक शरीफ इंसान दिखाई दे रहा था। उसने बड़े अच्छे और तमीज़ में रहकर मुझसे बात की। मेरी एजुकेशन के बारे में मुझसे पूछता रहा। मेरा दिल चाहा उसे पूछूं कि आखिर वो मेरी माँ से क्यों शादी कर रहा है। सच तो ये है कि ये सब मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके जाने के बाद माँ ने जब उसके बारे में मेरी राय पूछी तो मैंने कहा, नहीं माँ, ये शादी नहीं होनी चाहिए। वो क्यों? इस शादी के बाद बहुत सी बातें निकलेंगी। हाँ, अगर कोई बड़ी उम्र वाला आदमी होता
फिर कोई बात नहीं थी, लेकिन संजय एक जवान इंसान है, तुम्हारी शादी तो गुल खिला देगी, लोग हजार तरह की बातें बनाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा और सबसे खतरनाक बात यह है कि मैं बदनाम हो जाऊंगी। माँ कहने लगी, क्यों, इसमें तुम्हारी क्या बदनामी है, तुम इतनी भोली नहीं हो, ऐसी बातें समझ ना सको। मैंने कहा, लोग ये कहेंगे इस आदमी ने बेटी पर डोरे डालने के लिए माँ से शादी कर ली है। माँ ये बात सुनकर चुप हो गई। शायद उन्हें ये एहसास हो गया था कि मैं ठीक कह रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर वही बात की, यानी वो इस शादी के लिए बेताब थी और उनकी इच्छा थी कि हर हाल में ये शादी हो जाए। जब उनकी ज़िद बहुत बढ़ गई तो मैंने भी इस शर्त पर परमिशन दे दी कि हम ये मकान बदल लेंगे, और हमने वो मकान बदल लिया और अपना मकान किराए पर दे दिया, क्योंकि हमें संजय के मकान में शिफ्ट हो जाना था, जो अकेला आदमी था। मैं इस आदमी से खुश नहीं थी, हजार तरह के अंदेशे हो रहे थे, लेकिन माँ ने जैसे मुझे मजबूर ही कर दिया था। शादी बहुत सादगी से हुई। जाहिर है हमारी तरफ से सिवाय मेरे और कोई भी नहीं था, जबकि संजय की तरफ से उसके कुछ दोस्त थे। उस रात मैं पापा को याद करके बहुत देर तक रोती रही थी। ये आदमी संजय किसी तरह भी पापा का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और इस इंसान के प्यार में ज़रूर कोई खोट था, वरना कौन अपनी सी बड़ी उम्र की औरत से शादी करता है, चाहे वो जैसा भी हो। दूसरी सुबह मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अजीब तरह की शर्मिंदगी हो रही थी। खुद माँ ही नाश्ता के लिए बुलाने आई थी। नहीं माँ, मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैंने कहा। ज़रा भी दिल नहीं कर रहा है। बेवकूफ़ ना बनो, कब तक भूखी रहोगी? संजय भी तुम्हें बुला रहे हैं, आप मेरा नाश्ता यहीं ले आइए। बुरी बात है बेटा, संजय क्या कहेंगे? आ जाओ, शाबाश। और मैं माँ के मजबूर करने पर उनके साथ नाश्ते की टेबल पर आ गई। संजय मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उसने भरपूर निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर बहुत मीठे लहजे में बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना शालू? जी हाँ ठीक है। फिर वो बोला, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? उस वक्त मैं भड़क उठी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नाराज़ होने या ना होने का हक तो रिश्तों में होता है, और मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर मैं क्यों नाराज़ होने लगी? उसके चेहरे का रंग बदल गया था। माँ ने मुझे टोक दिया, शालू ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। संजय ने माँ को आगे कुछ कहने से रोका और बोला, शालू की कश्मकश को मैं समझ रहा हूँ। इसने जो कुछ भी कहा है ये एक स्वाभाविक बात है, इसलिए इसे मना ना करें। लेकिन शालू को कुछ दिनों बाद एहसास हो जाएगा कि मैं किस नेचर का इंसान हूँ। मैं वहाँ और नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखें फिर भर आई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी समय आएगा। घर का माहौल बहुत खुशहाल हो गया था। मैंने अपने आप को बहलाने और बिजी रखने के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली थी। स्कूल से वापस आकर मैं अपने कमरे में बंद होकर रह जाती थी। मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं संजय के सामने ना आऊं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे उसकी नीयत पर शक होता, लेकिन ना जाने क्यों वो जब मेरे सामने आता मुझे अपने शरीर पर उसकी निगाहें मंडलाती हुई महसूस हुआ करती थी। माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। दोनों बहुत खुश थे। एक साथ ऑफिस जाना, एक साथ वापस आना, फिर शाम के वक्त वही घूमने निकल जाना। माँ को तो जैसे नई जवानी मिल गई थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन एक अजीब सी बात हुई। मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब कुछ माँ ने जानबूझकर किया था या वो इत्तेफाक से घर से बाहर थी, वरना अब तक माँ ने मुझे संजय के साथ घर में अकेला नहीं रहने दिया था। लेकिन उस शाम को वो घर में नहीं थी। मैं अपने कमरे में थी जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने चौंका दिया। दरवाज़ा खोला तो संजय था। शायद वो कहीं बाहर से आया था। तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने पूछा। पता नहीं, मैं नहीं जानती, मैं अपने कमरे में थी, मैंने जवाब दिया। प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगी? संजय ने कहा। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देता। मैं सामने से हट गई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं दोबारा दरवाज़ा बंद करके बैठ जाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, बस वो झुंझुला कर रह जाता। फिर सोचा कि ये गलत बात होगी। आखिर एक घर में रहना है तो इस तरह कब तक खुद को लिए दिए रखूँगी। इसलिए मैंने इसके लिए चाय बनाई और लाउंज में लेकर पहुंच गई। उसने मुस्कुराकर मेरा धन्यवाद किया। मैं चाय रखकर जाने लगी तो उसने जवाब देकर मुझे रोक लिया। शालू ज़रा मेरी बात सुनो। जी बोलिए। मैं उससे कुछ दूरी पर खड़ी थी। तुम मुझसे नाराज़ क्यों रहती हो? उसने पूछा।
नहीं तो ये मेरी आदत है। मैं ज़रा तन्हाई पसंद करती हूँ। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने सामने वाले सोफ़े की तरफ इशारा किया। मैं उसके सामने बैठ गई। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, देखो शालू, जो कुछ हुआ है वो अननेचुरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम शक की निगाहों से देखा करो। मैं चाहे जैसा भी हूँ, बदनीयत और बैड कैरेक्टर नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे बीच नाम का ना सही मगर एक रिश्ता तो है। ये रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास का होता है। घर में एक साथ रहना है तो फिर ऐसी नाराज़गी किस लिए दिखाए? संजय जी, मैं ये बात 10 बार कहा चुकी हूँ कि नाराज़गी वहाँ होती है जहाँ किसी से कोई संबंध, कोई रिश्ता हो। जब आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर कैसी नाराज़गी? आपका रिश्ता मेरी माँ से है मगर मुझसे नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के ज़रिए से तो कोई रिश्ता होगा नहीं। सख्ती के साथ इनकार करके अपनी गर्दन हिला दी। चलो भाई, तुम्हारी मर्जी। वो मुस्कुरा दिए। तुम्हें दोस्ती नहीं करनी तो ना करो, लेकिन हम कम से कम करके मामलों में तो इंटरेस्ट लो, क्योंकि ये घर तो सबका है। उस दिन के बाद से मैंने अपने बर्ताव में थोड़ी सी नरमी कर ली। मैं कभी कभी उसके सामने भी आ जाया करती थी, लेकिन उससे बात करने के सिलसिले में बहुत सावधान रहती थी। फिर एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि शालू, संजय तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। मैंने कहा, ओहो, तो वो इस तरह से अटैक करना चाहता है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम उसके बारे में इतनी शक्की क्यों हो? माँ ने कहा, वो बहुत भले आदमी है। कोई और बात करे माँ, अगर मुझे रिश्ता करना होगा तो खुद कर लूँगी। आपके संजय को ऐसी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने फिर इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की। मैं संजय जैसे लोगों की नीयतों को खूब जानती थी, इसलिए मुझे हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना था। संजय ने ज़रूर अपने किसी दोस्त से मेरे बारे में बात की होगी। शादी होती तो मैं उसके चुंगल में फंस जाती। ये ज़रूर कोई प्लानिंग होगी कि शादी के बाद मुझे मजबूर कर दिया जाता। मैंने इस तरह की बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हुई थी, इसलिए मैं संजय और उसके लाए हुए रिश्ते से अपने आप को बचा लिया था। सवाल ये था कि मैं आखिर इस तरह के हालात से कब तक रह सकती थी। शादी तो करनी ही थी, और वो भी बहुत जल्द। मैं जितनी जल्दी इस घर से विदा हो जाती मेरे लिए अच्छा था। देर होने की सूरत में बुराइयां पैदा हो सकती थी, लेकिन शादी हो तो किससे हो? ये एक अजीब बात थी कि अब तक मेरी किसी से दोस्ती नहीं हो सकी थी। ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं मोहब्बत के दावे कर सकती थी। किसी ने मुझसे प्यार की बात भी नहीं की थी। ऐसा ज़िंदगी में कुछ कभी नहीं हुआ था। एक सादी सी ज़िंदगी में गुजारती चली आई थी। कोई था मेरा, कोई भी तो नहीं था। लेकिन फिर एक दिन कोई मुझे मिल गया। वो स्कूल में अपने छोटे भाई के एडमिशन के लिए आया था। दोनों भाई बहुत प्यारे थे। छोटे भाई का नाम वंश था, जबकि उसे लाने वाला बड़ा भाई रोहन था, एक हैंडसम और पढ़ा लिखा नौजवान, जिसका लहजा और उसके अंदाज ये बता रहे थे कि वो एक शरीफ इंसान है। उसने मुझे देखा तो सही, लेकिन उसमें किसी तरह की हवस नहीं थी। उसका छोटा भाई वंश भी बहुत प्यारा बच्चा था। उसके भाई का एडमिशन हो गया और वो किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था। जिस स्कूल से वो आया था वो भी शहर का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्कूल था। ये मेरी रोहन से पहली मुलाकात थी। मैं घर आकर भी उसके बारे में सोचती रही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए। यकीनन रोहन भी ऐसा ही था। इसके बाद बहुत दिनों तक उससे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे हैरान ही कर दिया था। उस वक्त मैं स्टाफ रूम में बैठी कॉपी चेक कर रही थी। वंश उस वक्त बड़े अदब के साथ मेरे सामने खड़ा हो गया। मिस, क्या आप जानती हैं मैं उस स्कूल को छोड़कर आपके स्कूल में क्यों आया हूँ? नहीं तो मुझे क्या मालूम, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपके लिए मिस, उसने बताया। मेरे लिए? मैं हैरान रह गई। क्यों? मेरे लिए क्यों? रोहन भैया मुझे ज़बरदस्ती आपके स्कूल लेकर आए हैं, उसने बताया। वो ये क्या कह रहे थे कि आप उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने शायद आपको कहीं देखा था, इसलिए उन्होंने आपके स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था। क्या वो जो कुछ बता रहा था वो मेरे लिए बहुत हैरत वाली बात थी, एक अजीब बात थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क उठा। वंश झूठ नहीं बोल सकता, वो तो बहुत अच्छा बच्चा था। रोहन ने मुझसे जान पहचान बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाया था, लेकिन कितना हैरत वाला अनोखा तरीका था। अच्छा, अपने काम पर ध्यान दो।
मैंने झूठे गुस्से से कहा। और हर एक को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। यस मिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैंने उसकी कॉपियाँ चेक करके उसे दे दी और सोचती रह गई, आज वो क्या कह रहा था, कैसी बात कर दी है इसने। रोहन ने मुझे कहाँ देख लिया है। जो भी हुआ, उसने मुझसे जान पहचान के लिए भी एक सही रास्ता अपनाया था। फिर एक दिन खुद रोहन अपने भाई की प्रोग्रेस पता करने के बहाने स्कूल आ गया। मैं उसके आने का मकसद समझ चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, रोहन जी, आप ये बताइए, आपने अपने भाई का इस स्कूल में एडमिशन क्यों करवाया है? इस स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसलिए। उसने जवाब दिया। रोहन जी प्लीज़, मैं सच सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं आधा सच तो हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं। ठीक है। उसने गहरी सांस ली। तो फिर पूरा सच ये है कि तुम्हारे लिए। आखिर क्यों? अब इसके अलावा और क्या जवाब दे सकता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो धीरे से कहने लगा, माफ़ करना, मैं ज़रा सीधी बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी की पसंद नापसंद पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और कोई जुर्म या पाप भी नहीं है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि इंसान उनके सामने बेबस होकर रह जाता है। पसंद का मामला भी ऐसा ही है। आपने मुझे कहाँ देखकर पसंद कर लिया? मैंने तीखे अंदाज में पूछा। रास्ते में, उसने जवाब दिया। एक बार मार्केट में भी देखा था, और जब मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला कि तुम एक स्कूल में पढ़ाती हो। आपने मुझसे जान पहचान बढ़ाने के लिए अपने भाई का ट्रांसफ़र करवा दिया? हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी लड़की को रास्ते में रोककर उससे ज़बरदस्ती बातें करने की कोशिश करने लगते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर अच्छा लग रहा था, जिससे अंदाज़ा ये हो गया कि वो एक अपने नेचर में एक अच्छा इंसान है। कहाँ ज़िंदगी भर मोहब्बत नाम की कोई चीज़ मेरे पास नहीं आई, और अब मोहब्बत करने वाला खुद चलकर मेरे पास आया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर सच्ची मोहब्बत दरवाजे पर आ जाए तो उसके लिए दरवाज़ा खोल देना चाहिए। मैंने उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। हमारी मुलाकातें होने लगी। अब मुझे पूरी दुनिया खूबसूरत दिखाई देने लगी। घर का माहौल भी अच्छा सा महसूस होने लगा। मैं और रोहन पूरी तरह एक दूसरे के हो गए थे। मैं जैसे जैसे उसके करीब होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबियाँ मुझ पर खुलती जा रही थी। उसने हाई एजुकेशन कर रखी थी, एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। उसके माँ बाप थे, वो भी पढ़े लिखे थे। उसके छोटे 2 भाई थे, एक तो वंश, दूसरा अंकुश, जो कॉलेज में था। उसने अभी तक मुझसे नहीं पूछा था कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। एक शाम मैंने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया, रोहन तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हो? शालू, मैं तो सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बैकग्राउंड से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी जानना तो चाहिए कि मैं कौन हूँ और किन हालात में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। चलो तुम बता दो। वो लापरवाही से बोला। मैंने उससे पूरी बात बता दी। सब कुछ सुन लेने के बाद उसके रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। चलो मान लिया कि ये सब कुछ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और मेरा बाप एक जवान आदमी है? मेरी माँ से बहुत कम उम्र का है, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई है? उसने कहा, इस तरह के हालात और लाखों होते रहते हैं। बुराई ये होती है कि भगवान ना करे तुम्हारी माँ किसी गलत रास्ते पर चलने लगती। रोहन, ये तो सोचो कि उस आदमी ने मेरी माँ से शादी क्यों कर ली। तुम भी अजीब हो। तुम ये बताओ कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत हरकत की है? अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो फिर भूल जाओ उसे और अपनी फिक्र करो। लेकिन इस कहानी में एक बात ज़रा खतरे वाली है। मैंने कहा, रोहन वो किसी इंसान से मेरी शादी करवाना चाहता है, और जहाँ तक मुझे लगता है उसने ये रिश्ता किसी प्लानिंग के तहत ही सोचा होगा। हाँ, ये बात खतरनाक हो सकती है, और अगर उस इंसान ने ज़्यादा दबाव डाला तो मुमकिन है कि तुम्हारी माँ मजबूर हो जाए। इसी बात का डर है। तो फिर इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें हासिल करने में जल्दी करूं। रोहन ने कहा, अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। रोहन ने जो कहा वो कर दिखाया। उसने अपने घर वालों को न सिर्फ राज़ी कर लिया था, बल्कि वह रिश्ता लेकर मेरे घर भी आ गए थे। उस वक्त भगवान जानता है कि संजय ने किस दिल के साथ उनका वेलकम किया होगा। बहरहाल माँ बहुत खुश थी और उन्हें खुश भी होना चाहिए था। रोहन के घर वाले भी बहुत अच्छे थे, ऐसे लोग नहीं जिन किसी तरह का लालच हो। उन्होंने साफ साफ कहा दिया कि उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए,
इस रिश्ते के लिए मेरा स्टूडेंट वंश भी आया था। दरअसल वही बच्चा मेरे और रोहन के बीच पुल बन गया था। वो शायद सबसे ज़्यादा खुश था। बहरहाल ये रिश्ता तय हो गया, तारीख भी रख दी गई और हम दोनों एक हो गए। संजय की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था, रोहन सबसे ज़्यादा अच्छे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में किसी को इतनी खुशियाँ भी मिल सकती है। एक प्यार करती हुई ज़िंदगी मेरे साथ चलने लगी। हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। रिसेप्शन के बाद रिवाज के मुताबिक मुझे अपने घर जाना था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने रोहन से कहा कि नहीं रोहन, वहाँ जाने को दिल नहीं चाहता। तो उसने कहा वो क्यों? भला इसलिए कि वहाँ मेरा है कौन? माँ है तो वो खुद ही आ जाती हैं। संजय से तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन रिवाज के मुताबिक तुम्हें जाना चाहिए, रोहन ने कहा। बल्कि ऐसा करो, हम चलते हैं और कुछ देर बैठकर वापस आ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है। हम रिवाज के मुताबिक मिठाई वगैरह लेकर पहुंच गए। मेरी माँ और संजय ने खाने पीने का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन मैं बस थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाना चाहती थी। और जब हम दोनों उन लोगों से अनुमति लेकर उठने लगे तो संजय ने मुझसे कहा, शालू तुमसे एक बात पूछनी है। जी पूछिए। तुम ये बताओ कि रोहन का तुम्हारे साथ क्या बर्ताव है? ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या वाकई? जी हाँ, मैं इतनी खुश हूँ कि आप जितना सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं तुम्हें यही खुशी देने जा रहा था, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। हाँ, ये मेरा वही दोस्त है जिसका रिश्ता मैंने तुमसे लगाया था, संजय ने बताया। ये कैसे हो सकता है बेटा? यही बात हुई है। मेरी माँ ने कहा, जब तुमने संजय के रिश्ते से मना किया तो हम सब ने एक प्लानिंग के ज़रिए वंश का तुम्हारे स्कूल में एडमिशन कराया। फिर रोहन धीरे धीरे तुमसे करीब हो गए और अब भगवान की कृपा से तुम दोनों एक दूसरे के हो गए। मैं हैरानी से उन लोगों की तरफ देखती रह गई। संजय ने मुझसे कहा कि शालू, तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैंने साजिश के तहत तुम्हारी माँ से शादी की है? मेरा तुमसे भले कोई रिश्ता ना सही, लेकिन तुम्हारी माँ के ज़रिए से एक मजबूत रिश्ता तो है। वो रिश्ता है बाप का। चाहे तुम मेरे प्यार पर यकीन करो या ना करो। हाँ बेटी, अब तुम क्या कहती हो? मेरी माँ ने पूछा। अब मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ कि आपने मेरा बाप से रिश्ता गहरा और बहुत गहरा कर दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली।